Hello students, welcome to my channel. Myself Neha. I would be dealing here with the topic the living world. This is our first lecture for NEET tutorials. So let's get into the video. So सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और कौन से उनके ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट करते हैं. So first of all, these are the four main characters which are shown by living organisms such as growth, reproduction, metabolism and consciousness. So इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. First is growth. ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का और इसे एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी माना जाता है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये इनहेरेंट है. हम जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसे ये चीज सीखनी नहीं पड़ती. ये ग्रोथ जो होती है वो इंट्रिंसिक है, खुद ब खुद होती है. अब ग्रोथ जब भी हम कंसीडर करते हैं तो देयर आर टू मेजर कैरेक्टर्स. फर्स्ट इज मास एंड सेकंड इज नंबर ऑफ सेल्स. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहा है तो हम उसके इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स से ये चीज देख सकते हैं. ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से बहुत अच्छे से सेपरेट करती है. ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ डिफरेंट प्रोसेसेस से होती है. अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो ग्रोथ उनमें मेनली होती है सेल डिवीजन से. सेल, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल है तो वो सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करने से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं. अब एक चीज आप नोट करोगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, यानी उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही तरीके से हो रही है, दैट इज सेल डिवीजन. तो हम बोल सकते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है कि सेम चीज से हो रहे हैं. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, दोनों सेल डिवीजन से होते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं बॉडी के, उनसे हम बता सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है. नाउ देयर आर सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो विच कैन ग्रो, बट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं जब भी हम ग्रोथ के बारे में बताते हैं. तो ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रिंसिक होती है, यानी देयर इज इंक्रीज इन मास फ्रॉम द इनसाइड. तो अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, यानी देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस बाय सम एक्सटर्नल एजेंसीज सच एज विंड. ठीक है, तो हम ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं, ग्रोथ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बट कैन बी शोन बाय नॉन लिविंग थिंग्स. बट नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सट्रिंसिक होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है. तो हम ग्रोथ को एक फीचर तो बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. अब ये जो लास्ट में ये चीज लिखी है नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ग्रोथ जो है इसके बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं. इसमें ये चीज बोली जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा. तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एज नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो बट देयर ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक. तो अगर हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन मास हो रहा है फ्रॉम द इनर साइड, देन ओनली दैट टाइप ऑफ ग्रोथ वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. होल अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ. तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल बेसिकली होता है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं विच फर्दर फर्टिलाइजेस and produces zygote.
तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स सच एज म्यूल्स, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है? क्योंकि देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म. So metabolism consists of all the chemical reactions which occur inside the cell. Mainly जो भी reactions होते हैं इनको हम categorize करते हैं into two types. One is anabolism and second is catabolism. अब इनमें क्या difference होता है? Anabolism का मतलब होता है कुछ चीज बनना, synthetic process, biosynthetic process भी हम इसे बोल सकते हैं. तो anabolism जो है किसी भी चीज की synthesis है, while catabolism is the breakdown process. ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं मेटाबॉलिज्म के सब टाइप्स हैं. अब मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब भी हम टर्म यूज करते हैं ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही यूज की जाती है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस शो तो करते हैं, बट दीज केमिकल रिएक्शंस आर नॉट अकरिंग इनसाइड द सेल. सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब भी बोलेंगे हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बोला जाता है. बट देयर आर केमिकल रिएक्शंस which usually occur inside the cell but can also be carried out under in vitro conditions और lab conditions जिन्हें हम cell free system भी बोलते हैं. अब ये जो in vitro conditions या in vitro reactions होते हैं इन्हें हम metabolic reactions या living थिंग्स नहीं बोल सकते. किस लिए? क्योंकि ये रिएक्शंस नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हो रहा है. ये रिएक्शन जो है सेल फ्री सिस्टम में हो रहा है जहां पे कोई भी लिविंग चीज अवेलेबल नहीं है. ठीक है. हेटेरो रिएक्शंस आर नॉट कंसीडर्ड एज ईदर लिविंग और नॉन लिविंग बट आर श्योरली लिविंग रिएक्शंस. नाउ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि अभी हमने बोला सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. This is a feature by which the organisms can sense the environment and also respond to the environment. अब consciousness जो है, there is a type of consciousness which is known as self consciousness. Self consciousness होता है एक characteristic feature जो humans show करते हैं by which they are aware of themselves. तो अगर कोई organism अपने बारे में aware है तो उसे self consciousness बोलते हैं. This awareness is a defining property या consciousness is a defining property of living organisms, क्योंकि non living things जो हैं वो environment के according अपने आप को ढाल नहीं सकते हैं. वो environment के लिए कुछ भी respond नहीं कर सकते हैं. So consciousness is a defining property of living organisms. Next एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार नीट में आ भी चुकी है. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड इंटरएक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अगर आप इस स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो इस स्टेटमेंट से सारी जो कैरेक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं, कौन सा डिफाइनिंग है कौन सा नहीं है, उन सबका निचोड़ है इस स्टेटमेंट में. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग टर्म यूज की गई है उसका मतलब है रिप्रोड्यूस. तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं. दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन इवॉल्व. उनके अंदर चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड दे आर ऑल्सो इंटरएक्टिव सिस्टम्स. उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता या वन केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर. So they show interactive systems and they are also capable of responding to external stimuli. यानी वो consciousness show करते हैं. So next is diversity in the living world. तो जो भी living world है इसमें एक diversity है. सारे organisms एक जैसे नहीं है. There are variety of organisms. तो एक term use होती है जिसे बोलते हैं biodiversity. Biodiversity का मतलब होता है diversity
in life forms, यानी number and kinds of organisms. So organisms का number भी vary करता है and there are different kinds of organisms also. अब जो भी organisms होते हैं उन्हें हम species में बांटते हैं. Species क्या होती हैं? Species are the closely related organisms. Closely related in the sense कि वो काफ़ी characters common show करते हैं, share करते हैं. They are interbreeding. They can interbreed and produce fertile offsprings. So this definition is basically given in the biological species concept by Ernest Mayr, which is very important definition of species. Now एक term use होती है जिसे बोलते हैं nomenclature. Nomenclature क्या होता है? तो nomenclature is basically the process of naming organisms. तो अगर हम किसी भी organism को name देते हैं, कोई scientific name देते हैं तो उसे nomenclature माना जाता है. There are basically two types of nomenclatures: binomial nomenclature, which was given by Carolus Linnaeus, and a trinomial nomenclature, which was given by Lamarck. It would be dealt in detail in further slides. So पहले binomial nomenclature के बारे में पढ़ते हैं. Binomial nomenclature के अकॉर्डिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स. अब ये जो दो मेजर पार्ट्स होते हैं इनमें से फर्स्ट पार्ट होता है जीनस का, जिसे जेनेरिक नेम भी बोला जाता है, और दूसरा होता है ट्यूबरोसम, जैसे यहाँ ट्यूबरोसम एग्जाम्पल दे रखा है. सेकेंड वर्ड इज बेसिकली स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज का नाम. ये दोनों वर्ड्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम डिनोट करते हैं, एंड दिस साइंटिफिक नेम इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द डिस्कवरर और साइंटिस्ट जिसने उस स्पीशीज को डिस्कवर किया था. उन डिस्कवरर का नाम हमेशा एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है. तो यहाँ हम एक चीज देखें तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कैरोलस लीनियस ने बोला था कि जीनस का नाम जो होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा, एंड इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ डिस्कवरर्स नेम, फॉर एग्जाम्पल लीनियस हेयर. Next is trinomial nomenclature. So trinomial nomenclature was given by Lamarck, and according to this, each scientific name consists of three major parts. एक होता है उसका जीनस का नाम या जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पीशीज. यहाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड नेम या थर्ड वर्ड जो यूज किया जाता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में वो किस लिए यूज किया जाता है. तो थर्ड वर्ड इज बेसिकली सब स्पीशीज. For example, Homo sapiens, sapiens. So here you can see that Homo is the generic name, sapiens is the specific epithet, and again sapiens is the subspecies. Next are the codes of nomenclature. Codes of nomenclature का मतलब क्या है? अब क्या होता है कि जो भी scientific organization है वहाँ उनकी कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज होती हैं जो ये नाम डिसाइड करती हैं, उन्हें अप्रूव करती हैं. सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कोड्स. फर्स्ट इज ICBN. ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ये बॉटनी यानी प्लांट्स के नाम देते हैं. ICZN जो होता है वो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें एनिमल्स को नाम दिए जाते हैं. ICNB stands for International Code of Nomenclature of Bacteria. तो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स, बैक्टीरिया की स्पीशीज के नाम सारे ICNB देता है. ICNCP is basically International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, and ये कल्टीवेटेड प्लांट्स को नाम देता है. कल्टीवेटेड प्लांट्स का मतलब जिन्हें ह्यूमंस कल्टीवेट करते हैं, खुद से ग्रो करते हैं. दे आर नॉट नेचुरली अकरिंग प्लांट्स, क्योंकि नेचुरली अकरिंग प्लांट्स का कहाँ है? ICBN में. लास्ट इज ICVCN. इट इज बेसिकली इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. तो वायरसेस की क्लासिफिकेशन हो या उनका नॉमेनक्लेचर नेमिंग की पॉलिसी हो, वो सब ICVCN डिसाइड करता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द रूल्स विच शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स. तो कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सब की स्टेटमेंट आनी चाहिए. तो फर्स्ट रूल इज बायोलॉजिकल नेम्स और साइंटिफिक नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज.
ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी साइंटिफिक नेम हम हमेशा लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। कहीं से भी वो ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ हो, पाकिस्तान में हुआ हो या डेनमार्क में हुआ हो, तो उनका हमेशा जो नाम लिया जाता है वो लैटिन लैंग्वेज में ही लिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ मैं देती हूँ, जैसे लीची चाइनेंसिस, इट बेसिकली ओरिजिनेटेड इन चाइना, बट हम चाइना नहीं लिख सकते हैं, चाइना की जगह चाइनेंसिस लिखते हैं क्योंकि हम उसे लैटिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट इज ईच ऑर्गेनिज्म हैज वन साइंटिफिक नेम। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम हमेशा एक ही होता है। ये इसलिए दिया गया था क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्लांट्स को या एनिमल्स को अलग अलग नेम्स से जाना जाता है। तो सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म का, ताकि उनका फर्दर कम्युनिकेशन इजी हो जाए। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम होता है, एंड दिस साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम एज डिस्कस्ड प्रीवियसली, दिस इज ऑल्सो नोन एज जीनस नेम, एंड द सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज नेम। थर्ड रूल इज जो भी ये नाम दिए जाते हैं उन्हें हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइंड सेपरेटली इफ दे आर हैंड रिटन। हाथ से लिखेंगे तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जीनस के नाम को और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग से अंडरलाइन किया जाएगा, और अगर हम उन्हें प्रिंट करते हैं तो उन्हें हमेशा इटैलिसाइज किया जाता है। फोर्थ रूल इज द जेनेरिक नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जैसे पीछे मैंने होमो सैपियंस वाले में बताया, होमो का एच कैपिटल होता है, तो जेनेरिक नेम का कैपिटल लेटर होता है फर्स्ट, एंड स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज स्मॉल। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द डिस्कवरर इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीविएटेड फॉर्म। ये चीज मैंने अभी पीछे मेंशन करी थी, तो सोलेनम ट्यूबरोसम लिन लिखा हुआ था, तो वहां क्या है कि लिन जो है वो डिस्कवरर का, कैरोलस लीनियस का नाम है। तो हमेशा हम साइंटिफिक नेम के एंड में डिस्कवरर का नाम ऐड करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज एब्रीविएटेड। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अगर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए हैं, so the first name which is given to the organism is valid and given first preference। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोटैटो के मानते हैं कि 5 साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोटैटो के 5 नाम दिए, तो उनमें से फर्स्ट नाम यानी फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले नाम दिया होगा वही नाम कंसीडर किया जाएगा, बाकी नेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ऑल्सो it says that no names are recognized prior to 1758 for animals and 1753 for plants। अब ये ईयर्स क्या हैं? ये ईयर्स थे जिसमें कैरोलस लीनियस ने बुक पब्लिश करी थी। तो इस बुक के अकॉर्डिंग, इस ईयर के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर कोई नाम, कोई साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म का इन ईयर्स से पहले दिया होगा तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इवन दो इट वुड बी फर्स्ट नेम। अगर वो फर्स्ट नेम भी होगा तब भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, और सेकंड नेम जो इस ईयर के बाद आएगा उसे कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। Next, here is a table showing the list of some scientific names. Here you can see that mango is known as Mangifera indica. There is some spelling mistake here. It should be INDICA, indica. Next is human. Human का scientific name होता है Homo sapiens. Wheat का होता है Triticum aestivum. Potato का होता है Solanum tuberosum. Onion का Allium cepa. Let's now discuss what is taxonomy. Taxonomy is basically the study of classification। जो भी हम organisms को classify करते हैं या उन्हें नाम देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को टेक्सोनोमी बोलते हैं। टेक्सोनोमी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करेंगे उसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हम यूज करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल उसके मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल फीचर्स,
और एनाटॉमिकल या जो भी अदर कैरेक्टर्स हैं उन सबको कंसीडर किया जाता है। तो हम पहले उसे कैरेक्टराइज करते हैं। सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। तो जब हमने उसके सारे फीचर्स एक जगह पे लिख लिए तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म पहले से नेम्ड है या पहले से क्लासिफाइड है या नहीं। तो इसके लिए हम उसके स्टडीड कैरेक्टर यूज करते हैं और फिर उसे उसकी आइडेंटिफिकेशन कैरी आउट करते हैं टू नो वेदर इट इज सिमिलर टू एनी ऑफ द नोन ग्रुप और टेक्सा। थर्ड स्टेप इज क्लासिफिकेशन। अगर वो ऑर्गेनिज्म पहले से आइडेंटिफाइड नहीं है, उसके बारे में नहीं पता है, तो हम उसे क्लासिफाई करेंगे और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है ऑन द रिजेम्बलेंस ऑफ कैरेक्टर्स टू डिफरेंट टेक्सा। तो अगर हमने कोई एक प्लांट लिया है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिफिकेशन करी बट हमें वो नहीं मिला, तो हम उसके कैरेक्टर्स मैच करने की कोशिश करेंगे प्री एग्जिस्टिंग जेनरा और प्री एग्जिस्टिंग फैमिलीज से और फिर उसे प्लेस करेंगे कि किस टेक्सॉन में उसे हम एकोमोडेट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी इज नॉमेनक्लेचर। तो जब हमने उसे क्लासिफाई कर दिया कि उसके कैरेक्टर्स इस टेक्सा से मैच कर रहे हैं, हमें उसे इसी टेक्सा में डालना है, तो उसके बाद उसे हम नाम देते हैं। ये नाम मेनली बेस्ड होता है उसके प्री एग्जिस्टिंग जेनरा के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हमने किसी प्लांट को, हमें पता चला कि उसके फीचर्स सोलेनम से मैच करते हैं, तो हम उसे सोलेनम जेनरा का ही नाम देंगे। तो नॉमेनक्लेचर इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय दैट फीचर ओनली। पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर, फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड लास्ट इज नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम ऐसे लिखा जाता है: किंगडम, फाइलम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज सबसे बेसिक कैटेगरी है और स्पीशीज से फिर ऊपर की साइड हम हायरार्की में जाते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो स्पीशीज से जैसे ही हम किंगडम की साइड जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोलेनम की, सोलेनम ट्यूबरोसम की, सोलेनम ट्यूबरोसम इज पोटैटो। सोलेनम ट्यूबरोसम जो है वो पोटैटो फैमिली यानी सोलेनेसी से बिलोंग करता है। अगर हम ब्रिंजल की बात करें तो ब्रिंजल भी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, बट उन दोनों के, पोटैटो और ब्रिंजल के कैरेक्टर्स काफी अलग हैं। यानी जब भी हम ऊपर जाते हैं उनके कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो हम उन्हें क्लासिफाई कर नहीं पाएंगे इजीली जैसे ही हम स्पीशीज से किंगडम की साइड जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें एनिमेलिया किंगडम की, तो एनिमेलिया एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। अगर हम किंगडम में देखें तो हम इंसेक्ट्स और ह्यूमंस को एक किंगडम में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनकी क्लासिफिकेशन जो है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हमें वो देखने में काफी अलग लगते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स काफी अलग हैं। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन जो है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जैसे जैसे हम कॉमन कैरेक्टर्स से मोर डाइवर्स कैरेक्टर्स की साइड या स्पीशीज से किंगडम की साइड जाते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो लो स्पेसिफिसिटी, क्योंकि हम स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो स्पेसिफिक फीचर्स डिक्रीज होते हैं एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टूवर्ड्स द किंगडम। नेक्स्ट, अब ये जो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनकी कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। जैसे स्पीशीज का अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स होते हैं। दे आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स उनके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम नाइग्रम इज अ स्पीशीज। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। सोलेनम इज द जीनस, नाइग्रम is the species specific epithet, but if we are talking about species then Solanum nigrum is the whole species. तो दोनों जीनस एंड स्पेसिफिक नेम को कंसीडर करके स्पीशीज का नाम डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज जीनस। जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल हेयर सोलेनम इज द जीनस। फैमिली ग्रुप होता है रिलेटेड जेनेरा का, जैसे सोलेनम जो है सोलेनेसी फैमिली में आता है।
ऑर्डर जो है वो ग्रुप होता है रिलेटेड फैमिलीज का, जैसे पोलिमोनियल्स। पोलिमोनियल्स एक ऑर्डर है जिसमें सोलेनम नाइग्रम या सोलेनम ट्यूबरोसम वगैरह आते हैं। क्लास इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जैसे कि डाइकोटिलिडनी एक क्लास है। फाइलम और डिवीजन, ये दो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। फाइलम इज बेसिकली यूज्ड इन द केस ऑफ एनिमल्स, व्हाइल डिवीजन इज यूज्ड इन द केस ऑफ प्लांट्स। सो ये होता क्या है, ये होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, जैसे एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म्स जो है वो एक डिवीजन है, क्योंकि ये प्लांट का एग्जांपल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, जैसे हमने पीछे देखा था। एंड एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो प्लांटी इज अ किंगडम, प्लांट किंगडम। एनिमेलिया इज अ किंगडम, एनिमल किंगडम। नाउ जो टेक्सोनॉमिक एड्स वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले ये जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बिल्डर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नॉलेज क्लाउड। तो फर्स्ट इज फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। बायोलॉजी के फादर, जूलॉजी के फादर एंड टेक्सोनॉमी के फादर एक ही हैं, जो कि हैं एरिस्टोटल। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। सिस्टमैटिक्स जो हम बोलते हैं, सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो इसे दो में क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स एंड नियो और न्यू और बायो सिस्टमैटिक्स। तो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स जो है वो एरिस्टोटल और लीनियस ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन की स्पीशीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नियो और बायो सिस्टमैटिक्स जो है वो जूलियन हक्सले ने दी थी, और उनके अकॉर्डिंग बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन की पॉपुलेशन है या सब स्पीशीज है। नेक्स्ट इज मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक जीनस। क्या होता है, तो मोनोटिपिक जीनस होता है जिसके अंदर एक ही स्पीशीज आती है, जैसे होमो इज अ मोनोटिपिक जीनस विच consists of only one species which is homo sapiens। अब वन स्पीशीज जो हम यहाँ बोल रहे हैं वो मेनली है लिविंग स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो होमो सैपियंस ही इकलौती स्पीशीज है जो होमो जीनस से बिलोंग करती है और लिविंग है राइट नाउ। नेक्स्ट इज पॉलीटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस होता है जिसमें एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, जैसे सोलेनम। सोलेनम एक पॉलीटिपिक जीनस है क्योंकि इसके अंदर सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम वगैरह बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत अलग अलग स्पीशीज हैं सिंगल जीनस के अंदर। नेक्स्ट इज ट्राइब। ट्राइब टर्म का मतलब क्या होता है, तो ट्राइब एक कैटेगरी है विच कम्स बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। तो फैमिली के नीचे एक सब कैटेगरी होती है जिसे हम सब फैमिली बोलते हैं, तो सब फैमिली एंड जीनस के बीच की कैटेगरी को ट्राइब बोला जाता है। एंड इसकी एंडिंग जो होती है वो होता है ई ए ई इन द केस ऑफ प्लांट्स, आई एन ई इन द केस ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट इज फैमिली। फैमिली की बात करें तो फैमिली टर्म जॉन रे ने दी थी और इसकी एंडिंग ए सी ई ए ई से होती है, फॉर एग्जाम्पल सोलेनेसी। ऑर्डर जो है उसकी टर्म दी थी लीनियस ने और इसकी एंडिंग होती है ए एल ई एस से, जैसे पॉलीमोनियल्स पीछे मैंने एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट इज क्लास। क्लास की एंडिंग फाइसी से होती है, जैसे रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी इन द केस ऑफ एल्गी, या फिर ए ई से होती है इन द केस ऑफ प्लांट्स, और ये टर्म लीनियस ने दी थी। नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन जो है ये टर्म एक्लर ने दी थी और इसकी एंडिंग फाइटा से होती है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। विद अ कोट दैट सेज दैट नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, but anyone can start today and make a new ending. So we would be taking next lecture on taxonomical aids in further videos. Till then, goodbye.